प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय से जो प्रश्न उठते हैं उनके बीच आने वाले जो भी प्रश्न हैं उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। इसमें हम आपको सबसे पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए या इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी प्रश्न को जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया को घुमा फिरा के कई तरीके से बोल के आपको भ्रमित करता है। और जर्मन कुल मिला के बात यही है कि जर्मन का एकीकरण जो हुआ था वो कैसे हुआ था इसके बारे में बताना था। इसमें ये जो भी प्रश्न आज मैं आपको बताऊंगा वो सब के सब प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, एकदम तैयार कर लीजिएगा। और प्रश्न अगर आपका ये मिले तो इसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया जो है इसमें आपको उत्तर में ये लिखेंगे कि यूरोप में 1848 के पश्चात राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व का अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों के अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। यानी जो रूढ़िवादी थे वह अक्सर राष्ट्रवादी भावना का प्रयोग करते थे और जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी, यानी भरी हुई थी और यानी बहुत अधिक तौर पे थी। और प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया और प्रसा के प्रमुख मंत्री जो ऑटो वन बिस्मार्क था, यानी कुल मिला के बिस्मार्क भी कह सकते हैं इसको, को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है और जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। जर्मनी के एकीकरण के समय जो घटनाएं हुई थी मुख्य रूप से उसके बारे में अगर जाने तो वो है कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में आप जानते हैं कि प्रसा की जीत हुई थी और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। और 18 जनवरी 1871 को जर्मन जो भी राज्य थे उनके शासकों, प्रतिनिधियों और उनके मंत्री बिस्मार्क और अन्य मंत्रियों की बैठक जो हुई थी और जो अन्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी और नए जो साम्राज्य की घोषणा हुई थी। दूसरा जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट आपका कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे इसके बारे में आपको जानना है। नेपोलियन द्वारा फ्रांस के विशाल क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए 1804 ईस्वी में एक विधि संहिता का निर्माण किया और जो नेपोलियन संहिता के नाम से जानी जाती है। नेपोलियन ने इस संहिता को निर्मित किया था, इसलिए नेपोलियन संहिता है। यह संहिता नागरिक संहिता थी, यानी नागरिकों के लिए थी और जिसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। और इस संहिता में निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? इसमें जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार था, सभी लोगों को बराबर, सामंती व्यवस्था की समाप्ति की गई और भू दासत्व यानी जो जमीन के दास थे और जागीरदारी शुल्कों का अंत किया गया। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्ति दी गई, यानी कि उन्हें किसी के नियंत्रण में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये सब सुधार किए गए। और अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो उसका नाम है आपका कि फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी इसके बारे में पूछा और उसका मुख्य कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति आपको ये देखिए कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, लुई 18वें के शासनकाल में हुआ, 16वें के शासनकाल में हुई। और फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इसमें जो क्रांति हुई थी उसका कारण ये पहला था कि दोषयुक्त शासन व्यवस्था, यानी दोष से भरा हुआ यानी गलतियों से भरा हुआ था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। राजा देश का प्रधान था और वास्तु अनुसार आचरण करता था। शासन के अंतर्गत यह जो करों की वसूल करने की जो प्रणाली थी वह भी बहुत अत्यधिक दोषपूर्ण थी और राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं कर सकता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना को प्रबल किया। और दूसरी कमी अगर कहा जाए तो इसमें यह था कि सामाजिक असमानता, यानी किसी में समानता नहीं थी। तो इसके बारे में आप देखिए कि इसमें फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता भी थी। और फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्यापक थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। जैसे प्रथम वर्ग जो था वह कुलीन तथा पादरी वर्ग आता था और दूसरा वर्ग में किसान और अन्य श्रमिक आते थे। इन लोगों को प्रथम वर्ग को श्रेष्ठ माना जाता था और दूसरे
वर्ग को नीच माना जाता था। इस तरीके की व्यवस्था थी, समानता नहीं थी। और अगला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट, उसमें पूछ रहा है आपको कि मारियन और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था। तो मारियन के बारे में सबसे पहले जाने तो यह इसमें बताया जाता है कि यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया गया। अतः यानी इसलिए फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया कि ये इसका नाम क्या रहेगा, मारियन रहेगा। मारियन की प्रतिमाएं जो थीं वह सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गईं ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे। मारियन के चित्र सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए। यानी कुल मिला के जैसे हमारे देश में हम अपने भारत को भारत माता की संज्ञा देते हैं, उसी तरीके से उन लोगों ने भी उसे अपने यानी एक नारी की संज्ञा दी और इसलिए वो उससे नारी का सम्मान प्राप्त हुआ और इसे महान माना गया। तो इसी तरीके से जर्मेनिया जो था वह है कि यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी, यानी वहाँ पे भी जर्मन राष्ट्र को नारी रूप दिया गया। जर्मेनिया के प्रत्यक्ष जो साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह वसूल जो वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, यानी उसमें बलूत वृक्ष था, उसके पत्ते का मुकुट बनाया गया था, वही उसको पहना के उसको चित्रित किया गया था कि यही वह कौन है, जर्मेनिया है, यानी जर्मन राष्ट्र की नारी रूप है और जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। यह अंकित किया गया था कि जर्मन तलवार जो है जर्मन राइन की रक्षा करेगी। तो इसके बाद फिर अगला अगर देखा जाए, आखिरी जो गांधी जी के सत्याग्रह की बात है, जो आपका महत्वपूर्ण क्या बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो उसमें अगर बात करें तो इसमें सत्याग्रह एक प्रकार से दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग माना जाता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का बखूबी प्रयोग किया, जिनके उदाहरण निम्न हैं। क्या चीज़ कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की तकनीक का सफल प्रयोग किया और फिर दूसरा चीज़ कि वर्ष 1916 में उन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को वर्ष 1918 में चंपारण के किसानों के कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा, सरकार को नियम बनाना पड़ा। और आखिरी जो है वह है कि वर्ष 1917 में इन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और फसल खराब हो जाने और प्लेग महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ये चाहते थे कि लगान वसूली में छूट दी जाए। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और लगान का भुगतान अगले वर्ष तक स्थगित कर दिया गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न का संग्रह आपको दिया जाएगा और सभी प्रश्न आप याद कर लीजिए जो भी आपको उत्तर दिए गए हैं।